हेलो फ्रेंड। तो आज एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको मार्क्सवादी के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और नोट्स बनाएं और अच्छी जानकारी मिले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि ऐसे आने वाले वीडियो आपको तुरंत से तुरंत मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि भारत में उपनिवेशवाद पर मार्क्सवादी और उत्तर औपनिवेशिक निवेशक प्रतिप्रेक्ष्य आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो इसका आंसर में लिखना है, पहले लिखना है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी शक्तिशाली देश द्वारा अन्य देश अथवा अन्य देशों धन प्राप्ति के उद्देश्य से नियंत्रण करने की व्यवस्था को उपनिवेशवाद कहते हैं। मेरियाम वेबस्टर एक राष्ट्र का दूसरी विदेशी राष्ट्र के व्यक्तियों पर नियंत्रण उपनिवेशवाद एक ऐसी व्यवस्था है जहां दूसरे राष्ट्रों की जनता पर राजनीतिक व आर्थिक नियंत्रण व विस्तार बनाए रखा जाता है। इस प्रकार एक समृद्ध राष्ट्र का दूसरे देश के भौगोलिक क्षेत्र पर कब्जा करना व लंबे समय तक उसे बनाए रखना उपनिवेशवाद व शोषण का करीबी रिश्ता है। उपनिवेशवाद रोमन शब्द इंग्लिश कॉलोनिया से लिया गया है जिसका अर्थ उपनिवेश है। अब यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे मार्क्सवादी। तो मार्क्सवादी का पॉइंट वास्ते देखेंगे इसका डेफिनेशन। तो इसका पहला पॉइंट में लिखना है कि मार्क्सवादी विचारक उपनिवेशवाद को एक बुराई के रूप में देखते हैं। मार्क्सवादी स्कूल ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की व्याख्या वर्गीय चरित्र के आधार पर की है। मार्क्स ने एक लेखमाला में यह स्पष्ट किया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिस प्रकार भारत पर कब्जा किया वह पहले के आक्रमण से अलग था। मार्क्स का मानना था कि भारत में अंग्रेजी के आने से पहले जितने आक्रमणकारी आए वे वहां आकर भारतीय संस्कृति में रच बस गए, लेकिन ब्रिटिश विजय का अन्य पहलू यह था कि भारत पर इसका सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर प्रभाव पड़ा। जहां एक ओर ब्रिटिश राज ने भारतीय ताने-बाने को छिन्न-भिन्न कर दिया, वहीं दूसरी तरफ भारत में पूंजीवादी व्यवस्था की नींद रखने वाला ब्रिटिश राज ही था, जो कि मार्क्स के अनुसार एक प्रगतिशील कदम था, जबकि राज भारतीय जनता के दर्द को समझ नहीं सकी। इसका दूसरा पॉइंट में लिखना है कि भारतीय मार्क्सवादी इतिहासकार रजनी पामदत्त, ए देसाई, सुमित सरकार और बिपिन चंद्र ने भारतीय राष्ट्रीय का विश्लेषण किया। रजनी पामदत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में लिखा कि भारत के गरीबी के लिए उपनिवेशवाद जिम्मेदार है। दत्त ने भारत में साम्राज्यवादी शासन को 3 चरणों में विभाजित किया है, जो नीचे यहाँ पर लिखा है। पहला चरण व्यापक पूंजी का है, जिसकी शुरुआत कंपनी ने किया, और दूसरा चरण था है कि औद्योगिक पूंजीवादी का। इसमें भारत का सामाजिक और आर्थिक शोषण किया। तीसरा चरण में है कि वित्तीय पूंजीवाद का था, जिसके द्वारा उद्योग पर एकाधिकार किया गया। इस चरण में एकाधिकार नियंत्रण के द्वारा भारतीय धन की लूट मचाई गई, जहां भारत एक सूती कपड़ों के निर्यातक की व्यवस्था से केवल कपास के आयातक के रूप में
बदल गया। इस प्रकार तीनों ही चरणों में भारतीय आर्थिक व्यवस्था का शोषण और लूट अलग अलग प्रकार से किया गया। ब्रिटिश राज का भारत के केवल एक ही उद्देश्य था कि धन और संसाधन का ब्रिटिश वर्ग द्वारा लूटा। तीसरा पॉइंट में लिखना है कि ए आर देसाई ने अपनी पुस्तक सोशल बैकग्राउंड टू इंडियन नेशनलिज्म में यह स्पष्ट किया है कि भारत में जितने भी धर्म सुधार आंदोलन हुआ है, जागरूक हुआ है, जो भारतीयों की राष्ट्रवाद राष्ट्रवादी चेतना परिणाम था। देसाई का मानना है कि ब्रिटिश शासन के कारण राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ। देसाई भारतीय राष्ट्रवाद को 5 चरणों में विभाजित करते हैं, जो नीचे पाँचवाँ इसका पहली चरण में है कि 1857 से 1885 है, जबकि भारत में आधुनिक शिक्षा के कारण एक बुद्धिजीवी वर्ग का जन्म हुआ। इसी दौरान सुधार आंदोलन आया जो भारतीय राष्ट्रवाद का आधार बना। दूसरा चरण जो कि 1885 5 ईस्वी तक थी, जबकि आंदोलन आम जनता के असंतोष के कारण कांग्रेस का गठन हुआ। यह उदार राष्ट्रीय की आस्था थी। इस समय बेरोजगारी और आर्थिक समस्याओं से उपनिवेशी भारत जूझ रहा था। उग्र राष्ट्रीयता की अवस्था को यह समझ आ चुका था कि उनकी सभी समस्याओं का और आर्थिक शोषण का ब्रिटिश शासन है के कारण ब्रिटिश शासन ही है। इसका तीसरा चरण है 1905 से 1918 ईस्वी तक, जबकि राष्ट्रवादी आंदोलन को राष्ट्रवाद ने आगे बढ़ाया। जहां एक ओर सरकार का दमन बढ़ रहा था, उग्र राष्ट्रवादियों की गतिविधियां भी तेज होने लगी। यह समय युवा वर्ग के उत्थान का था। चौथा चरण चौथा चरण 1918 से 1964 जो गांधी युग था। इस दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारतीय आंदोलन को निर्दयता से दबाने की कोशिश की। आंदोलन जन आंदोलन का रूप ले चुका था। किसानों व मजदूरों में असंतोष बढ़ता ही जा रहा था। राष्ट्रवादी में पूंजीपतियों की सहभागिता बढ़ती जा रही थी। समाजवादी व साम्यवादी आंदोलन की नींव भी भारत में पड़ चुकी थी। पांचवा चरण 1934 से 1939 का था, जबकि साम्यवादी आंदोलनों ने छात्रों, किसानों, मजदूरों में अपना प्रभाव स्थापित कर दिया था। वर्ग चेतना पर आधारित आंदोलन का विकास होता गया। अब आते हैं औपनिवेशिक के बारे में जानते हैं। तो औपनिवेशिक का पहला पॉइंट मिलता है कि औपनिवेशिक व्यवस्था अलोकतांत्रिक थी। अपने राष्ट्रों में निवासियों को सभी अधिकार दिए गए, जबकि उपनिवेशों में न केवल राजनीति से बल्कि सभी प्रकार के अधिकार से दूर रखा गया। सहभागिता के अवसरों से भी दूर रखा गया और नीति निर्धारक में भी उपनिवेशों की जनता की कोई भूमिका नहीं थी। इसके बाद दूसरा पॉइंट में है औपनिवेशिक शासन उपनिवेश की जनता की मर्जी के खिलाफ भी, साथ ही लोगों पर शासन को थोप दिया गया। अगर जनता विरोध करती तो उनका दमन किया जाता। इसके बाद तीसरा पॉइंट में आधारभूत संरचना का विकास केवल उसी हालात में किया जाता यदि औपनिवेशिक सरकारों को उसकी आवश्यकता महसूस होती है। चौथा पॉइंट में है कि लगभग सभी यूरोपीय शक्तियों का शासन करने का एक ही सिद्धांत था, बांटो और राज करो। यही भाषा तो कहीं धर्म, कहीं भौगोलिक क्षेत्रों में के आधार पर जनता को बांटा गया।
पांचवा पॉइंट है उपनिवेशों की आर्थिक नीतियों औपनिवेशिक राष्ट्र के पूंजीपतियों के मर्जी के अनुसार बनाई गई। अब नेक्स्ट है उपनिवेशों की स्थापना के कारण, जो कि किस कारण से उपनिवेशों की स्थापना हुई थी इसके बारे में। तो इसमें व्यापारिक क्रांति में भौगोलिक खोजों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन भौगोलिक खोजों के साथ ही उपनिवेशवाद का आरंभ हुआ। स्पेन, पुर्तगाल, डच, फ्रांस एवं इंग्लैंड आदि यूरोपीय देशों ने सुंदर देशों में उपनिवेश स्थापित किए। यूरोप में उपनिवेशवाद के आरंभ के निम्न कारण थे। इसका पहला पॉइंट था ट्रिपल जी नीति। इसमें भौगोलिक खोजों के फलस्वरूप कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज ने यूरोपीय देशों में स्वर्ण जैसी बहुमूल्य धातु के संग्रह की प्रतिस्पर्धा आरंभ की। स्वर्ण के संग्रह की प्रतिस्पर्धा की स्थिति यह थी कि समस्त यूरोप में अधिक स्वर्ण, अधिक समृद्धि, अधिक कृति का नारा बुलंद हुआ। अब समस्त यूरोपीय राष्ट्रों का प्रमुख ध्यान सोना, कृति, ईश्वर अर्थात गोल्ड ग्लोरी एंड गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड पर केंद्रित हो गया। यूरोपीय उपनिवेशों की स्थापना से यूरोपीय देश को सोना मिला, कृति भी मिली और धर्म का प्रचार भी हुआ। अतः ट्रिपल जी नीति निसंदेह उपनिवेशों की स्थापना का एक कारण अवश्य थी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कच्चे माल की प्राप्ति, जो कि व्यापारिक समृद्धि के फलस्वरूप यूरोपीय देशों में कई उद्योग की स्थापना हुई। यूरोप में इन उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चे माल की कमी थी। अतः यूरोपीय देशों ने कच्चे माल की प्राप्ति हेतु प्राकृतिक संसाधनों और अफ्रीकी एवं एशियाई देशों में उपनिवेशों की स्थापना की। उसके बाद तीसरा पॉइंट है नेक्स्ट, निर्मित माल की खपत। उद्योग की स्थापना एवं कच्चे माल की उपलब्धता से औद्योगिक उत्पादन तीव्र गति से बढ़ा। चूंकि इस समय सभी यूरोपीय देश आर्थिक संरक्षण की नीति पर चल रहे थे, अतः इस निर्मित माल को खपाने के लिए भी उपनिवेशों की स्थापना की गई। अर्थात प्रत्येक उपनिवेशों को शक्तिशाली राष्ट्रों द्वारा जबरन निर्मित माल की खरीद व कच्चे माल के निर्यात हेतु बाध्य किया गया। इसका बाद नेक्स्ट पॉइंट है चौथा, जनसंख्या में वृद्धि। इसमें बोला गया है कि यूरोप के विभिन्न देशों में औद्योगिकरण के परिणामस्वरूप नगरों की जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई। कालांतर में अतिशेष जनसंख्या को बसाने के लिए भी उपनिवेशों की स्थापना को बल मिला। नेक्स्ट पॉइंट है पांचवा, प्रतिकूल जलवायु। यूरोप यूरोप वासियों का व्यापारिक प्रगति और नवीन देशों में संपर्क के फलस्वरूप कई नवीन वस्तुओं का ज्ञान हुआ। जैसे आलू, तंबाकू, भुट्टा आदि का ज्ञान उन्हें पूर्वी देशों के साथ संपर्क से हुआ। गरम मसाले, चीनी, कॉफी, चावल आदि के भी अब वे आदी हो गए थे। प्रतिकूल जलवायु के कारण ये सभी वस्तुएं यूरोपीय देशों में उगाना संभव न था। अतः यूरोपीय अतः यूरोपीय विशेषज्ञ अंग्रेज चाहते थे कि उन्हें ऐसे प्रदेश प्राप्त हो जाए जहां उनकी खेती भी की जा सके।
अतः अनुकूल जलवायु वाले स्थानों में उपनिवेश स्थापना की विचारधारा को बल मिला। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट है छठा, समृद्धि की लालसा। भौगोलिक खोजों के अनुसार परिणाम स्वरूप प्रारंभिक उपनिवेश पुर्तगाल में स्पेन ने स्थापित किए। इससे उनकी समृद्धि में वृद्धि हुई। अतः उनकी समृद्धि को देखते हुए समृद्धि के लालसा में अन्य यूरोपीय देश भी उपनिवेश स्थापित करते हुए अग्रसर हुए। तो इस तरह से मार्क्सवादी उपनिवेशवाद का जो क्वेश्चन का था सो अंत हो गया और इसका नोट्स भी बना सकते हैं। दोबारा दिखा दे रहे हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और पहली बार आए होंगे इस यूट्यूब चैनल में तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाले ऐसे वीडियो आपको तुरंत से तुरंत मिल सके। और अपने दोस्तों के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी ऐसे क्वेश्चन को देखने में मदद मिल सके। हाँ, तो अब चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।